तरीका क्या होगा? सभी बच्चे ध्यान से सुन लो बेटे। अगर जो मेरा पढ़ाने का आज तरीका क्या होगा उसको सुनेंगे तो उनका लेक्चर में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। सभी बच्चे ध्यान से सुनना, ये वाली बात मेरी। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या होता है, कुछ बच्चे ना क्वेश्चंस में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि उनके ना मन में बैठा होता है यार मैंने चैप्टर का थ्योरी तो पढ़ा नहीं है, मेरे से क्वेश्चन कैसे होंगे। ऐसे ऐसे पहले ही प्री थॉट बन जाता है, मेरी थ्योरी स्ट्रांग नहीं है। तो वो हाफ माइंडेड सुनते हैं टीचर की बात। लेकिन टीचर ने देखो क्या हेडिंग लिखा है, बेसिक्स एंड वर्कशीट। पहले मैं क्वेश्चन को देख के आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करूंगा, फिर क्वेश्चन करूंगा। जहां जहां मेरे को लगता है नया बेसिक आता है, मैं वो स्ट्रॉन्ग करके फिर क्वेश्चन करूंगा। इसलिए जो बच्चा आज का मेरा लेक्चर ध्यान से सुन गया और उसको रिवाइज कर दिया जाके यूट्यूब पे, तो वो समझ लेना कि करंट इलेक्ट्रिसिटी फाइनल एग्जाम के लिए तैयार हो। देखो टीचर कितनी बड़ी बात करे, करंट इलेक्ट्रिसिटी फाइनल एग्जाम के लिए तैयार हो गया अगर आपने ये याद कर लिया घर जाके। ठीक है बच्चे, शाबाश। बेसिक्स करते हुए क्वेश्चन करेंगे। देखो मैंने इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया, लेकिन मैंने उसको करवाया नहीं, पहले मैं उसका बेसिक करवा रहा हूँ। एवरीबॉडी प्लीज लिसन वेरी अटेंटिवली। लिसन बेटे। मान लीजिए मेरे पास आर, आर और आर, तीन तरह के तीन रेजिस्टेंस है और तीनों ही इक्वल वैल्यू के। लेट्स से 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम। ठीक है बेटे। अब मैं इनको लगा कैसे सकता हूँ, कनेक्शन कैसे, नेटवर्क कैसे बना सकता हूँ? एक नेटवर्क मैं ऐसे बना सकता हूँ बेटे, ऑल दी थ्री रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। एक मैं ऐसे बना सकता हूँ, ऑल दी थ्री रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। एवरीबॉडी नोज। ठीक है। एक कनेक्शन ऐसे भी हो सकता है कि मैं दो रेजिस्टर सीरीज में लगा के, मैं पैरेलल में लगा के, एंड देन कनेक्टिंग वन रेजिस्टेंस इन सीरीज। एंड एक ऐसे भी हो सकता है, टू रेजिस्टर्स आर इन सीरीज एंड द थर्ड वन इज पैरेलल टू देम। ठीक है। फोर रेजिस्टर्स की पॉसिबल, फोर नेटवर्क्स की पॉसिबिलिटी है, और कोई है ही नहीं। तो आपको पहले वाला पता है कि वो पैरेलल में, और पैरेलल में आपको पता है 1/r नेट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। R1 R2 R3 बराबर होने की वजह से, सो जैसे ही मैं इसको पुट करूंगा सभी बच्चे देखेंगे कि 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, तो क्यों ना उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो रेसिप्रोकल लेते हुए सभी बच्चे देखेंगे आर नेट इज इक्वल टू 10/3, यानी कि 3.33 ओम आ गया। और अगर ये सीरीज में होता, सिचुएशन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया, सिचुएशन नंबर 2 को अगर सॉल्व करते तो सभी बच्चे बोलेंगे सर ये तो बहुत सिंपल है, सीरीज में है ना, तो आपको यहाँ पर आर सीरीज का फॉर्मूला पता ही होना चाहिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो तीनों में आप 10 10 10 भरोगे तो 30 ओम आएगा। जस्ट सी कितनी लार्ज वैल्यू है 30, और ये देखो कितनी स्मॉल वैल्यू। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि सीरीज पर लगाने पर मैक्सिमम वैल्यू आया करती है, ये बेसिक याद रखना। और तीनों को पैरेलल में लगाने पर मिनिमम वैल्यू आया करती है, ये आपने याद रखना है। अब हम फिर भी चेक करते हैं कि क्या टीचर की बात सही है। बाकी दोनों में देखते हैं। देखो ये दोनों पैरेलल में ना, तो ये दोनों पैरेलल में, तो पहले तो इनका टू रेजिस्टेंस का पैरेलल निकाल लेते हैं। 1/r प्लस 1/r, यानी 1/10 प्लस 1/10, दो बार हो गया तो 1/10। रेसिप्रोकल करेंगे तो r पैरेलल हो गया बेटे 10/2, मीनिंग 5 ओम। और एक रेजिस्टेंस और भी पड़ा, तो थर्ड सिचुएशन में जो नेट रेजिस्टेंस आएगा आर नेट, वो कितना होगा, आर पैरेलल प्लस आर, मतलब के 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 ओम। तो देखो 15 ओम 30 ओम से कम है और 3.3 ओम से ज्यादा है, यानी इन बिटवीन, ना मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है 15 वाला। इसी तरह से हम फोर्थ सिचुएशन भी करके देख ही लेते हैं। वहां से टीचर की बात कंफर्म हो जाएगी कि सीरीज में ही मैक्सिमम होते हैं और पैरेलल में ही मिनिमम आंसर होता है। फिर भी ये करके देखते हैं।
10 और 10 दोनों ऐड करके 20 बने और नीचे वाला 10 है। तो यहाँ पर अगर हम आर नेट निकालेंगे तो 1/20 प्लस 1/10, एलसीएम लगाने से 20 यहाँ पर बेटे 1 + 2 ये देखो 3 हो गया टोटल, रेसिप्रोकल लेंगे तो आर नेट हो गया 20/3 यानी कि 6.66 ओम। तो आप देखो 6.6 30 से कम है और 3.3 से ज्यादा है, इसका मतलब तीनों ही केसेस में पैरेलल वाला ही मैक्सिमम है, सीरीज वाला मैक्सिमम है, पैरेलल वाला मिनिमम है। और एक चीज और देखो, क्या देखेंगे कि इन दोनों में भी आपको याद होना चाहिए कि जब ज्यादा कंटेंट पैरेलल में है तो ये आया और ज्यादा कंटेंट सीरीज में है तो ये आया, राइट। तो आज से हमारा ये बेसिक से कंक्लूजन हो गया कि अगर रजिस्टर्स हमें दिए हों और उनको पैरेलल में लगाया जाए तब आंसर मिनिमम आएगा, लेकिन उन्हीं सीरीज को अगर सीरीज में लगाया जाए सभी को तो उसका आंसर मैक्सिमम आएगा। ये हमारा बेसिक हो गया, आज का रिजल्ट हो गया। साथ में हमें सीरीज वाला पैरेलल वाला फार्मूला भी याद रखना बेटे और सीरीज वाला फार्मूला। ये तीन बातें जिस बच्चे ने मेरी देख ली जिनके ऊपर टीचर ने स्टार लगाया, 1 2 और 3, उनको समझ भी आ गया, राइट। अब फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ के देखो असाइनमेंट में कितनी आसानी से आंसर दोगे, पढ़ो इसमें। बेटे 10th बी सेक्शन अपना लाइट ऑन करो रूम में, मेरे को तो बच्चे नहीं दिखते 10th बी में। शाबाश, फर्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करो ना, आपको बड़ी खुशी होगी आपसे सॉल्व होएगा फर्स्ट क्वेश्चन। सर 5 ओम। बच्चा कह रहा है 10th ए ने जवाब दे दिया, शाबाश 10th ए से आंसर आ गया मेरे को। व्हाट अबाउट 10th बी एंड 10th सी बेटे? फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं टीचर असाइनमेंट में। 5 ओम। वेरी गुड, 10th बी में भी आंसर आ गया 10th सी में भी, और तीनों क्लासेस 5 ओम कह रही हैं। अब हम कंफर्म भी कर लेते हैं कि टीचर ये सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। देखो फाइंड द मिनिमम रेजिस्टेंस, जैसे ही मिनिमम रेजिस्टेंस बोला टीचर की बात याद आ गई कि 20 ओम के सारे रेजिस्टर चारों के चारों पैरेलल में लगाने पड़ेंगे, यानी कि 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4, और सभी रेजिस्टेंस 20 ओम के होने की वजह से हम इसको डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देयरफॉर आर पैरेलल, ये 1/R पैरेलल हो गया यहाँ तक। तो आर पैरेलल हो गया, रेसिप्रोकल लेंगे। सभी बच्चों ने मेरे को कितनी आसानी से 5 ओम आंसर। तो जिन बच्चों को बेसिक्स और ये क्वेश्चन समझ आ गया प्लीज टीचर को फीडबैक देंगे, रेज योर राइट हैंड, रेज योर राइट हैंड, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अब एक बात बताता हूँ लास्ट में, सर इतना कुछ बोल दिया, कम से कम क्या याद रखें? कम से कम ये स्टार वाला बॉक्स 1 2 और 3, ये कम से कम मेरे बच्चों ने याद रखा। गॉट इट। अब मैं अपने बच्चों से आगे क्वेश्चन जाने से पहले फिर से बेसिक बनाऊंगा, इसको मेमोरी में डाल देते हैं। शाबाश, फिर से धीरज सर, धीरज वशिष्ठ है बेटे मेरा नाम। आपका बेसिक बनाएंगे फिर आगे बढ़े। ध्यान से सुन, अगर कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की दो टाइप्स होती है, 2 टाइप्स, ठीक है? कैसे? एक ऐसा होता है जिसमें जो भी मेजर करी कोई चीज वो डिस्प्ले पे लिख के आ जाता है, डिस्प्ले पे, जैसे 7.6 वोल्ट, जैसे 32.5 एम्पियर करंट, ऐसे लिख के आ जाए। जब लिख के आ जाए डिस्प्ले पे उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं डिजिटल मीटर, ठीक है?
और दूसरे होते हैं मेरे बच्चे जिसमें ऐसे स्केल लगी होती हैं और उसमें पॉइंटर घूमता है और एक पर्टिकुलर पोजीशन पर पॉइंटर जाके रुक जाता है। यहाँ कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होता है स्केल का, यहाँ फाइनल पॉइंट होता है स्केल का, और पॉइंटर किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर रुकता है और हमें खुद रीड करना पड़ता है कि पॉइंटर के नीचे क्या लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट पॉइंटर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो जो डिजिटल है उसमें तो लिख के ही आ गया, पर एनालॉग में हमें खुद से ध्यान से देखना पड़ता है। तो एनालॉग में देखने का तरीका क्या होता है, ध्यान से सुनना। एनालॉग में देखने का तरीका, जो जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें हम ये देखेंगे मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है पॉइंटर के। उस तरह यहाँ मैक्सिमम और यहाँ मिनिमम। तो मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस कर देंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम माइनस कर देंगे, ये इसको बोलते हैं डेल्टा स्मॉल आर। ये बन गई रेंज कि यहां से यहां तक ये इंस्ट्रूमेंट माप सकता है। उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से सुन लेना। उसके बाद हम करेंगे कि ये जो स्केल है इसके ऊपर कितने निशान बने हुए हैं। पहली डिवीजन को, सबसे पहली डिवीजन को 1 नहीं मानना, 0 मानना है। पहली डिवीजन को 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते 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 मान लीजिए ये 50 डिवीजन होगी, 50। तो डेल्टा आर को नंबर ऑफ टोटल डिवीजन से मल्टी डिवाइड करते हैं। प्रिकॉशन क्या है, पहली डिवीजन को 0 मानना है, 1 नहीं मानना। तो जब इसको हमने ऐसे करा टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से, तो ये जो आंसर आएगा इसको बोलते हैं एलसी। एलसी का मतलब हो गया लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट का मतलब हो गया कि ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो कम से कम कितनी वैल्यू है जिसको 100% एक्यूरेसी से माप सकता है। फिर से सुनो, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वो कैपेबिलिटी कि वो कम से कम कितनी चीज माप सकता है विद कंडीशन 100% एक्यूरेसी, उसको लीस्ट काउंट बोलते हैं। अब मान लीजिए हमने ये लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमने देखा ये हमारा ग्रीन वाला पॉइंटर कहां पर रुका हुआ है, 0 1 2 3 4 मान लो 5 पे रुका हुआ। तो जहां पर भी ये रुका हुआ है उसको हम स्मॉल एन कह देते हैं, स्मॉल एन सबस्क्रिप्ट पी, यानी पोजीशन ऑफ द पॉइंटर, नंबर ऑफ डिविजन शोन बाय द पॉइंटर, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो। ये होती है रीडिंग ऑफ द एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। रीडिंग ऑफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, ऐसे हम मापते हैं। एक बात और याद रखनी है बच्चे, क्या मतलब, कोई बच्चे जब लेबोरेटरी में इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपने भी प्रैक्टिकल देनी है, तो जब आप वो एमोमीटर या वोल्टमीटर या किसी की रीडिंग देखते हैं ना, एक गलती कर देते हैं, बहुत ही ब्लंडर कर देते हैं, सारी मेहनत खराब। क्या कर देते हैं वो, इस मीटर को ना इस पॉइंटर के बिल्कुल परपेंडिकुलर नजर रख के नहीं पढ़ते, टेढ़ी नजर रख के पढ़ लेते हैं। ऐसे टेढ़ा सा मीटर उधर को पड़ा है, ऐसे टेढ़ा सा रख के देख लेते हैं, टेढ़ा सा रख के देते हैं, तो पॉइंटर की सीध में नेक्स्ट डिवीजन आ जाती है। जबकि हमने नोट कौन सी करनी होती है, डिवीजन जो एग्जैक्टली पॉइंटर के नीचे है। इसलिए जैसे मैं खड़ा हूं इस पॉइंटर के, ये गलत पोजीशन है, ऐसे एक एरर आ जाता है, उसका नाम होता है पैरलैक्स एरर। पैरलैक्स, आपको बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, जैसे मैं खड़ा हूं अभी, बिल्कुल पॉइंटर के परपेंडिकुलर आप देखना है। बल्कि और भी अच्छा होगा अगर एक आंख बंद करके बिल्कुल परपेंडिकुलर होके देखो, तब आपका पैरलैक्स एरर नहीं आएगा। इसलिए टीचर ने एक काशन दिया अपने बच्चों को कि जब भी आपने ये एनपी नोट करना है, मस्ट अवॉइड, मस्ट अवॉइड कौन सा एरर बेटे, इसका नाम पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में, पैरलैक्स एरर। पैरलैक्स, ये मैंने अपने बच्चों का बेसिक बनाया, ठीक है बेटे। और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ के देखते हैं। पढ़ो, पढ़ो अपने क्वेश्चन नंबर 2, सभी बच्चे पढ़ो। कोशिश करो सॉल्व करने की, कोशिश करो।
कौन बच्चा आंसर देगा? सर 0.6। सी सेक्शन का आंसर आ गया मेरे पास, सी का आ गया। और कोई बच्चा? और कोई बच्चा बेटे? 0.6। बी सेक्शन का भी आ गया। सी सेक्शन ने और बी सेक्शन ने सेम आंसर दिया, लेट मी टेल यू। लेकिन मैंने आंसर डिस्क्लोज नहीं करा मेरे को। प्यारे प्यारे ए सेक्शन के बच्चों का आंसर ही नहीं मिला। अरे लगी हुई हैं गुड़िया प्यारी प्यारी। और दोस्त लास्ट में मेल स्टूडेंट्स भी। नोबडी इज टेलिंग ए सेक्शन में। ये तो ए सेक्शन ने बड़ा इंतजार करा दिया मेरे को। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है ए सेक्शन के बच्चे को आइडिया क्लिक ना किया हो, तो ए सेक्शन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता। हो सकता है उन्होंने मेरा बेसिक ध्यान से नहीं सुना। अब मैं आपको करवा के दिखाता हूँ। देखो बेटे ध्यान से सुनो। वो कहता ये जरूरी नहीं है ये पूरी स्केल हो ऐसे। कहता मैंने आपको एक मार्क ले लिया और बीच में कोई दूसरा मार्क ले लिया, ये 0 एम्पियर है, ये 0.5 एम्पियर है। जब मैंने इसमें डिवीजन काउंट करी तो वो 10 थी। इसका मतलब हो गया 0.5 एम्पियर मैक्सिमम और 0 माइनस करा मिनिमम। ये जो रेंज आ गई है डेल्टा आर, इसको 10 डिवीजनों ने काउंट करा। ठीक है, तो 10 डिवीजनों ने काउंट करा तो कितना हो गया? लीस्ट काउंट कितना हो गया बेटे? इसी को लीस्ट काउंट बोलते थे हम। तो लीस्ट काउंट हो गया 0.5 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 0.05 एम्पियर। लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि एक डिवीजन ने कितना मेजर करा। क्योंकि टीचर ने क्या बोला था? मिनिमम मेजरमेंट विच एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर। मिनिमम कितना होगा? 0 से 1 तक। एक डिवीजन ने जितना मेजर करा वो ये रीडिंग होती है। अब वो क्वेश्चन में बोलता है कि एक्चुअल में तो मेरा पॉइंटर 12th डिवीजन पे खड़ा हुआ है, तो एक डिवीजन का हमें पता लग गया। देयरफॉर रीडिंग क्या होगी? टीचर ने क्या सिखाया था अपने बच्चों को कि पॉइंटर जो भी रीडिंग देता है उसको लीस्ट काउंट से 1 डिवीजन की मेजरमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.05 से। गॉट इट? जब हमने इसको सॉल्व करा तो दो दो के बाद डेसिमल लेना बेटे। तो दो के बाद जब डेसिमल होएगा तब तो यहां आएगा बच्चे। बहुत से बच्चों ने 6 एम्पियर जवाब दिया, जबकि डेसिमल लगाने से मैं नोट कर रहा हूं ये तो 0.6 एम्पियर निकला। ठीक है, तो बी और सी सेक्शन ने 6 एम्पियर का आंसर दिया, जो कि पेपर में गलत माना जाएगा। ए सेक्शन ने दिया ही नहीं जवाब। सर 0.6 बोला था। कौन से ने? अच्छा सी सी सेक्शन। सेक्शन। अच्छा सी सेक्शन ने बेटे पॉइंट बोला था वो। एक ना आप हम उसको माइक ऑन करके 2 सेकंड के लिए रुका करो, नहीं तो जब भी आप बोलते हो उसके पहले 2-3 वर्ड कट जाते हैं। थोड़ा सा रुका करो 2-3 सेकंड, फिर बोलना शुरू करा करो। तो सी सेक्शन के बच्चे क्लेम करते हैं कि हमने पॉइंट भी बोला था। मैंने भी बोला था 0.6। आपने भी? अरे मेरे को दोनों का ही पॉइंट नहीं सुना। तो इसका मतलब एकदम से बोल देते हो ऑन पे। तो 2 सेक्शन हमारे कामयाब हुए बेटे। तीसरे वाला बच्चा कैच नहीं करा। अगर आप मेरा बेसिक ध्यान से सुनोगे तो आपको जरूर सॉल्व करेगा। अब कोई बच्चा मेरे से बोले सर इतना सारा याद नहीं करना, अगर आप स्टूडेंट होते क्लास में तो कम से कम कितना याद करते? तो मैं जिसके ऊपर व्हाइट कलर का स्टार लगाने लगा हूं वो बच्चे नोट कर लें, उन्हीं को आपने याद करना। मिनिमम लिस्ट काउंट का पहले तो मीनिंग आपको पता होना चाहिए। मिनिमम मेजरमेंट, मिनिमम मेजरमेंट विद 100% एक्यूरेसी, इसका ये मतलब होता है। और दूसरा यू विल लर्न टू नो कि ये वो मेजरमेंट होती है जो मीटर की एक डिवीजन डिफ्लेक्शन से हो।
पॉइंटर की एक मेजरिंग बाय सिंगल डिवीजन डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर, सिंगल डिवीजन डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर, ये मैंने पूरा कर दिया। अब मैं इसके ऊपर फिर से देखो, जिस जिस जगह पर मैं येलो कलर का स्टार लगाऊंगा वो मेरे बच्चों ने याद करना है। पहली बात, ये रेंज कैसे निकालनी। दूसरी बात, ये लीस्ट काउंट का फार्मूला आपको याद है कि नहीं। दूसरी बात, तीसरी बात, लीस्ट काउंट का डेफिनेशन आपको याद है कि नहीं। चार, रीडिंग कैसे देखनी है। एनपी का मतलब रीडिंग बाय पॉइंटर, पॉइंटर कहां पर खड़ा हुआ है, रीडिंग बाय पॉइंटर। 4 पॉइंट, 4 जगह पर स्टार लगाया। और पांचवी बात, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है कि एनालॉग मीटर से रीडिंग लेते हुए लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हुए बिगेस्ट मिस्टेक कौन सी कमिट करते हैं स्टूडेंट्स, उसका नाम है पैरेलैक्स एरर। ये क्या होता है मैंने आपको समझा दिया था। अगर आप पॉइंटर के बिल्कुल परपेंडिकुलरली एक आंख से देखोगे खड़े होकर, दूसरी आंख बंद करके, तो पैरेलैक्स एरर कभी नहीं आएगा। जिन बच्चों को सेकंड क्वेश्चन में काफी अच्छी सी चीजें समझ आ गई, बेटर तरीके से फीडबैक देंगे टीचर को बाय रेजिंग योर राइट। शाबाश। इस चीज में सुस्ती नहीं करनी बेटे। मेरे को इतनी दूर से एक ही तरीका है आपसे पूछने का कि राइट हैंड खड़ा हो रहा है कि नहीं। गुड जॉब। अब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अच्छा इसका एक बी पार्ट भी है। हाउ डू यू कनेक्ट एन एमीटर एंड वोल्टमीटर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। बता सकते हो इसका आंसर खुद से। Ammeter in series and voltmeter parallelly. तो एक बच्चे ने बोला सर एमोमीटर इन सीरीज लगता है और वोल्ट मीटर इन पैरेलल लगता है। ठीक है, मान लीजिए दो ब्रदर है, एक का नाम है एनिस, एनिस, दूसरा नाम क्या विनिक है। ये दो मेमोरी टूल याद रखने, गलती ना हो जाए। एमोमीटर इन सीरीज, वोल्ट मीटर इन पैरेलल। अच्छा ये तो आपने बता दिया। कोई बच्चा मेरे को इन दोनों का वाई बता सकता है, ऐसा क्यों, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। ऐसा क्यों, वाई आ जाए अगर पेपर। देखो वाई के अंदर अगर मैं एक क्लास में 40 स्टूडेंट लगा लूं, एवरेज 40 प्लस 40 प्लस 40, 60 स्टूडेंट्स सरेंडर कर रहे हैं बेटे। तो मेरे बच्चों ने वाई नहीं बताया। अब आपके टीचर आपको क्लियर करेंगे वाई। अच्छे से सुन लेना, ठीक है, पेपर में नहीं गलत आना चाहिए। सुनो, देखो बेटे, ये जो एमोमीटर होता है ना, अगर इसकी डेफिनेशन मेजर करें तो आपने 3 बातें बतानी होती हैं। ये एक करंट मेजरिंग डिवाइस है, पहली बात। ये सीरीज में लगता है, दूसरी बात, वायर की सीरीज में। तीसरी बात, ये लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। ये इसकी डेफिनेशन है। एमोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल measuring instrument meant to measure current. It is connected in series. It is a low resistance device. 3 बातें बताओगे तब डेफिनेशन पूरी है। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर जो होता है ये वोल्टेज मेजर करता है, ये पैरेलल में लगता है और हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। 3 बातें बतानी। अच्छा, अब होता क्या है, ये तो हमें पता लग गया कि एमोमीटर जो है लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, मैं इसमें से करंट मापना चाहता हूं कितना निकला। तो ये करंट है, इसका अपना रेजिस्टेंस है 20 ओम मान लीजिए। अब मान लीजिए, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं 2 चीजें करके देखता हूँ। एमोमीटर को सीरीज में भी लगा के देखता हूँ 20 ओम के, और एम मीटर को पैरेलल में भी लगा के देखता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। बेटे जो फर्स्ट केस है, जब मैंने सेकंड केस देखो, जो सेकंड केस में जब मैंने एमीटर को पैरेलल में लगा दिया, तो यहां से जितना करंट आ रहा था बैक साइड से, यहां से ये करंट कहेगा
कि मैं 20 ओम वाले ज्यादा अटक वाले, ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन वाले रेजिस्टेंस में से क्यों मेनली जाऊं? मैं तो वो करंट का रास्ता फॉलो कर लूंगा जो एमोमीटर में से जाए और मेरे को आसानी से कम ऑब्स्ट्रक्शन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस। तो ये करंट बट जाएगा, मैक्सिमम पार्ट इधर से निकलेगा और थोड़ा बहुत उधर से निकलेगा। लेकिन हमारा पर्पस क्या था? हमारा पर्पस था इस रेजिस्टेंस में मेजर करने वाला करंट कितना है, हमने तो वो मापना है। तो गड़बड़ होगी। तो उसने तो उधर से तो बहुत थोड़ा करंट निकाला, उसको तो मापा ही नहीं, एमोमीटर खुद में से निकालने लगा, वो मेजर करने लग गया। ये तो गड़बड़ होगी। लेकिन जब हम सीरीज में लगाएंगे तो ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है और एमोमीटर ने अगर अपना रेजिस्टेंस लगा भी दिया, मान लीजिए इसका छोटा मोटा रेजिस्टेंस है 0.5 एम्पियर, और ये दोनों सीरीज में लग गए, तो 20 प्लस 0.5 यानी 20.5 ओम। तो 20.5 ओम जो रेजिस्टेंस है, ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास ही है इसका। और आपको सभी को पता है ये दोनों सीरीज में, और मेमोरी टूल टीचर ने क्या सिखाया हुआ है? SIS, सीरीज में करंट सेम रहता है। एक दूसरा मेमोरी टूल PVS, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम, यहाँ सीरीज में करंट सेम। तो जब ये दोनों में करंट सेम रहेगा 20 ओम में और एमीटर में, और क्योंकि ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक लगभग वही है जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस का है, इसका मतलब एमोमीटर जब खुद में से मेजर करने वाले करंट को मापेगा तो रियलिटी में वो 20 ओम में से भी निकलने वाले करंट को माप ही लेगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में लगे हैं, सीरीज में करंट सेम, और ओरिजिनल करंट से थोड़ा बहुत कम मापेगा, क्योंकि उसने अपना रेजिस्टेंस भी इंट्रोड्यूस कर दिया, हालांकि वो असली करंट के बहुत नजदीक होगा। और इसीलिए एमीटर का लो रेजिस्टेंस डिवाइस भी रखते हैं। अगर ये हाई होता तो इसने 20 ओम में काफी ज्यादा चेंज ला दिया होता, ना कि 0.5 से। 0.5 भी मैंने बहुत ज्यादा ले लिया, इससे भी कम होता है। अगर ये ज्यादा होता, एमीटर हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होती, तो इसने ओरिजिनल रेजिस्टेंस ही चेंज कर दिया होता, सीरीज में लगाने से ओरिजिनल रेजिस्टेंस चेंज कर दिया होता, तो कुछ और ही मेजर करके दे देता हम। हमें तो असली 20 ओम में से रेजिस्टेंस मेजर करना है, करंट मेजर करना है। इसका मतलब है तो हम इसकी सीरीज में कम से कम वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएं, यानी एमीटर सीरीज में लगाने से 20.5 फिर भी ओरिजिनल रेजिस्टेंस के बहुत पास है, और सीरीज में करंट सेम है। जो करंट एमीटर में जाएगा वही 20 ओम में जाएगा, इसलिए एमीटर जब अपना करंट मापता है इनडायरेक्टली हम ये मान लेते हैं कि वही करंट 20 ओम में से जा रहा है, और हमने मेजरमेंट कर ली। पैरेलल में लगाने से कुछ और ही हो गया था, सारा मैक्सिमम करंट वो खुद से ही ले गया, क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस लो है। करंट कहेगा मैं इधर से जाऊं, मैं ज्यादा कम अटक वाला रास्ता फॉलो करूंगा, मैं ज्यादा अटक वाला क्यों कहूंगा? वो तो सेटअप ही खराब हो गया सारा। ठीक है। अब इसी तरह से पैरेलल में भी समझो बच्चे, पैरेलल में समझो, इसको अपने पेपर में इंग्लिश में लिखना होगा, विद एग्जांपल लेके लिख देना। अगर मेरे पास ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, मान लीजिए ये 100 ओम है, ठीक है, और इसने कितनी वोल्टेज कंज्यूम करी वो मैंने मापनी, कितनी वोल्टेज कंज्यूम करी। तो मैंने इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दिए, करेक्ट, ओके। तो पीछे से करंट आ रहा है, पीछे से करंट आ, ये लो करंट आ गया। अगर मैंने ये वोल्ट मीटर ना लगाया होता तो क्या होता? तो क्या होता, ऐसे रेजिस्टेंस लगा होता 100 ओम का, 100 ओम का, और उसमें से करंट निकलता, तो मेरे को वोल्टेज मेजर करनी पड़ती V इज इक्वल टू IR के हिसाब से ओम चला से। तो मेरे को I पता होना चाहिए था और R पता होना चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई करके निकाल सकता था, करेक्ट। लेकिन मेरे को करंट पता ही नहीं, तो मैंने क्या करा, ध्यान से सुना, ध्यान से सुनो, मैंने उसके पैरेलल में हाई वैल्यू का वोल्ट मीटर लगा दिया। अब मान लीजिए पीछे से करंट आ रहा था, यहां से करंट आ रहा था 50 एम्पियर, 50, और अगर मैंने पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा भी दिया वोल्ट मीटर के रूप में, तो क्या हो गया, इस मेन रेजिस्टेंस में से अभी भी 50 नहीं तो 49.5 ओम तो उधर से ही जाएगा, एम्पियर अभी भी उधर से ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर इज ए हाई वैल्यू रेजिस्टेंस,
तो अगर करंट यहाँ आया, उसके पास दो ऑप्शन है, मैं इधर से भी जाऊं इधर से भी जाऊं, तो हाई वैल्यू जहां ज्यादा अटक लग रही है उसमें से ये करंट कहेगा मैं इधर से तो नाम मात्र करंट ही भेजूंगा अपना। मैं क्यों भेजूं, मैं इधर से तो नाम मात्र करंट भेजूंगा, क्योंकि वोल्ट मीटर का तो रेजिस्टेंस ही बहुत है, जो मेरा ओरिजिनल रेजिस्टेंस है 100 ओम, मैं तो उससे निकलूंगा। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है हजारों में, रेजिस्टेंस हजार, तो इसलिए वो इधर से करंट जाता ही नहीं। तो मेन करंट वही रह जाता है इसमें। तो ऊपर वाले रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया, R इंटू 49.5, जबकि असली में कितना वोल्टेज ड्रॉप है, R R इंटू हमने इसको 50 माना था, R इंटू 50। तो ये वोल्टेज ड्रॉप है असली ओम्स लॉ के मुताबिक। हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में इसमें कहता है प्रेजेंट केस में इतना हो गया, तो ये लगभग वही वैल्यू है। और जबकि नीचे वाले में क्या होगा, करंट बहुत कम जाएगा, बहुत कम, मान लीजिए 0.5, पर उसका रेजिस्टेंस हाई है। तो इसमें क्या हो गया, रेजिस्टेंस बहुत है, करंट वोल्ट मीटर में से बहुत कम हो गया। तो ये दोनों लेकिन पैरेलल में लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं, तो वोल्ट मीटर अपने अक्रॉस जाने वाले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का हमें वोल्टेज ड्रॉप बता देता है। और टीचर ने हमें मेमोरी टूल कराया हुआ है पीवीएस, पैरेलल में वोल्टेज रिमेन द सेम। तो असली में तो वोल्ट मीटर खुद के ऊपर कितना वोल्टेज ड्रॉप है वो मेजर करके देता है, पर वोल्ट मीटर के पैरेलल में हमारा ओरिजिनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है 100 ओम का, इसका मतलब उसके अक्रॉस भी उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये वाला। और ये वाला वोल्टेज ड्रॉप वोल्ट मीटर ने अपने बराबर भी उतना ही शो करा, इसको वो पॉइंटर की रीडिंग से दिखा देता है, इनडायरेक्टली हमें ये भी पता लगा। हालांकि इसमें थोड़ी बहुत इनएक्यूरेसी है, क्यों, क्योंकि असली करंट 50 एम्पियर जा रहा था पीछे से, हमने थोड़ा सा पार्ट, मामूली सा पार्ट काट के वोल्ट मीटर में से निकाल दिया था, मामूली सा पार्ट काट के। तो इस तरह से वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाने से और इस मेमोरी टूल के होने की वजह से हमें असली रीडिंग मिलती है। तो अब यहां से आपको रियलिटी में पता लग गया होगा कि एमोमीटर का कोई इस रेजिस्टेंस कोई रिश्तेदारी नहीं है, वो तो अपने अंदर से मापने वाला करंट मापता है, बहाने से हमें इसके अंदर से भी मिल जाता है। वोल्ट मीटर कोई ऊपर वाले आर से उसका कोई रिलेटिव नहीं है, उसके मामा चाचा नहीं लगते हैं कि उसकी मदद कर देंगे तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप मेजर करके ना, वो तो अपने अक्रॉस जाने वाले वोल्टेज ड्रॉप को मेजर करके देता है। हाँ, बहाने से इलेक्ट्रिसिटी के रूल्स के मुताबिक, क्योंकि वोल्ट मीटर ऊपर वाले रेजिस्टेंस के पैरेलल है, इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन्स द सेम, तब वो ऊपर वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमें पता लग जाता है। जिन बच्चों को ये समझ आ गया दोनों का वाई, वो टीचर को फीडबैक देंगे बाय रेजिंग देयर राइट, रेजिंग देयर राइट। वेरी गुड, कितने अच्छे से सुना मेरे बच्चे, शाबाश। अब मेरे बच्चा मेरे को पूछे, सर आपने तो बहुत कहानी सी बता दी, इसमें कम से कम चीज ऐसी बताओ कि मैं पेपर में उसको याद कर लूं और पेपर में उसी को बैकएंड पर रख के मेमोरी के आंसर लिख सकूं। तो मैं उसको कहूंगा बेटे, जिस जगह पर टीचर प्रेजेंटली रेड कलर का स्टार बनाएंगे, बस तुमने वो याद करना। पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, ओम्स लॉ ये पता होना चाहिए, इसका रेफरेंस लेना पड़ सकता है आपसे। फोर्थ बात, इसका फुल फॉर्म SIS, सीरीज में करंट सेम। पांचवी बात, PVS। तो मेरे कहने पर ये पांचों वैल्यूज ऐसे ही नोट कर लो, 1 2 3 4, अभी नोट कर लो कॉपियों पे, शाबाश। एक बॉक्स में बंद कर दो इसको, शाबाश। मैं देखता हूं कौन बच्चा मेरा ओबीडियंट है। कई बच्चे लिखने में बड़े सुस्त हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आदत ही हट गई होती है, सारा दिन मोबाइल पे टाइप ही करी जाते हैं। तो जिन बच्चों को लिखने की आदत कम हो जाए, उनकी पेपर में स्पीड कम हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है, अच्छी तैयारी होने के बावजूद कमजोर मार्क्स आते हैं। तो देखो, छोटी सी लाइन उसने लिखी थी, हाउ डू यू कनेक्ट एमीटर एंड वोल्टमीटर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। टीचर ने अपने बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को, हाउ भी बता दिया और वाई भी बता दिया। और सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि सभी बच्चों ने उसको ध्यान से सुना भी। दैट इज द बेस्ट पॉइंट।
अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड लर्नर। ठीक है, उसके रीजन बताता हूँ आज मैं। देखो मैं तो इतना बड़ा हो गया हूँ, अब मेरी मेमोरी तो आपके हिसाब से कमजोर हो जानी चाहिए, इतना दिमाग मैंने यूज कर लिया। चार चार सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं, आपको सिर्फ फिजिक्स कराता हूँ। लेकिन आज भी मैं कभी अपने स्पिरिचुअल गुरु के लेक्चर जो सुनता हूँ ना, तो ये चैलेंज लेके बैठता हूँ कि जो भी ये 1.5 घंटे में लेक्चर देंगे, मेरे को एक एक पॉइंट याद होना चाहिए, ऐसे चैलेंज लेके। तो मेरे को चौकन्ना होकर बैठना पड़ता है, फोकस्ड, व्हाट माय स्पिरिचुअल गुरु इज सेइंग। वो भगवत गीता का पाठ करते हैं, मैं सुनता रहता हूँ। तो मैं बाद में रिवाइज करके देखता हूँ, क्या मैंने उनके सारे पॉइंट कवर करे। अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड लर्नर। आज भी मेरे को भगवान की दया है, मैं उनके सारे पॉइंट रिवाइज कर देता हूँ एक ही लेक्चर में सुन के, सारे 1.5 घंटे का लेक्चर। ठीक है, आप भी कर सकते हैं, आप तो जवान बच्चे हो, तो इसको भी हम मेमोरी में डाल सकते हैं। ओके, अब है हमारा तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, मेरे को उसमें बिल्कुल भी हेल्प नहीं करनी चाहिए, और तीनों क्लासों का कंपटीशन है, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 3। 40 एम्पेयर। अरे किसने बताया? और आम। 10th बी ने जवाब भी दे दिया, क्या बात है, क्या बात है। और कोई, और कोई? जरूरी नहीं है वो ठीक हो, ये याद रहे। 10th बी ने आंसर दे दिया, 10th ए का पेंडिंग है, 10th सी का पेंडिंग है। आप अपना आंसर चेंज भी कर सकते, कंपटीशन है इस क्वेश्चन। सर 40 ओम। और 10th सी ने भी जवाब दे दिया। बेटे मेरे को आपका आंसर पता लग गया, इनका भी पता लग गया, इनका भी। सर 40 ओम। 10th ए का भी पता लगा। अब मैं बताना चाहूंगा, इन दोनों सेक्शंस ने 40 ओम बताया और इसने 30 ओम बताया। अब हम देखते हैं टीचर। 10th बी ने 40 ओम बताया। 10th बी ने 40, तो 30 किसने बताया था भाई, किसने बताया होगा फिर 30? अब हम टीचर का पॉइंट देखते हैं क्या निकलता है, देखते हैं। शाबाश बेटे, ध्यान से सुनो। और सबसे खास बात, मेरे को पता है ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों को आता है, लेकिन आपने इसमें सीखना क्या है? आपने सीखना है टीचर के सॉल्व करने का मेथड क्या है, मेथड, सॉल्यूशन का प्रेजेंटेशन सीखना है, प्रेजेंटेशन। वरना आपको पेपर में मार्क्स नहीं मिलेंगे। 7 साल तक मैंने सीबीएसई के पेपर चेक करे हैं, उसके बाद बता रहा हूं। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। जब भी कभी इस तरह का सर्किट आ जाए, तो आपने पेपर में सर्किट जरूर बनाना है, पेपर में सर्किट जरूर बनाना है। वही बोर्ड कहता है कि जब बच्चा पेपर में सर्किट नहीं बना रहा और ये अज्यूम कर रहा है कि जी पेपर में दिया हुआ है, अपने आप ही एग्जामिनर देख लेगा, तो ही इज अ लेजी स्टूडेंट। ठीक है, इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, बहुत सी चीजें आपने खुद से भी लिखनी होती, बी पॉइंट बोल देते हैं। और यहाँ पर एक उसने रेजिस्टेंस लगा रखा है 20 ओम। ध्यान से सुनना बेटे, सबसे पहले कभी भी आपने इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना, आपने इनको नंबरिंग देनी, R1, R2, R3, R4 और ऊपर वाला R5। कोई भी अपनी मर्जी से आप नंबरिंग दे सकते हैं, उसके बिना भी अभी आपने नंबरिंग देनी। कौन सी देखनी देनी है? आपको जहां पर भी कनेक्शन हो रहा है पॉइंट लिखने। लेट्स कॉल इट एक्स पॉइंट, लेट्स कॉल इट वाई पॉइंट, लेट्स कॉल इट जेड पॉइंट। सबसे पहले आपको पार्ट्स में सॉल्व करके दिखाना है। आपने आपने उसको बोलना है जी एक्स से जेड तक, आर एक्स जेड, ऐसे पेपर में बताना होगा, इज इक्वल टू आर एक्स से वाई तक और आर वाई से जेड तक। प्रेजेंटेशन सीखनी है इस क्वेश्चन में आपने, मेरे को पता है ये आपको सॉल्यूशन आता है मैक्सिमम। प्रेजेंटेशन जिससे मार्क्स ना कटे, दोनों डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। और आपने ब्रैकेट में रीजनिंग लिखनी है इन सीरीज, तो आप बोलोगे ये R2 प्लस R3 ऐड करने पड़ेंगे, तो जिससे आपको अब बाद में वैल्यूज लिखनी है, तो आप कहोगे जी 20 ओम। आर एक्स वाई यहां से यहां तक, आर एक्स वाई जेड भी लिखना सर, आर एक्स वाई जेड लिखना। अगर आपने जेड ना लिखा तो ये अकेला रह जाएगा। अगर आर एक्स जेड लिख दिया तो भी गलत हो जाएगा,
क्योंकि आर एक्स जेड में ऊपर वाली स्काई ब्लू ब्रांच को डिस्कस करना पड़ेगा। ये बन गया तुम्हारा आर एक्स वाई का, और विद रीजनिंग ये तीनों दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, R2 और R2, इनका काम खत्म। ये था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप बच्चे, दूसरे स्टेप में मेरे बच्चे याद रखेंगे कि उनको दूसरे स्टेप में क्या करना है। अब आर एक्स वाई बताना, सॉरी एक्स वाई नहीं, अब आपको बताना आर एक्स जेड, आर एक्स जेड। जब आर एक्स जेड पता है यहां से यहां तक, तो नीचे वाला तो कवर होना ही होना, ऊपर वाला भी होना। ये हमारा टारगेट होगा। तो पैरेलल में है ना, तो हम कहेंगे आर एक्स जेड इज इक्वल टू R5 प्लस 1 जो ग्रीन कलर से हमने कैलकुलेट करा, आर एक्स वाई जेड वाला पैरेलल में, और यहाँ पर रीजन देना है इन पैरेलल, ताकि एग्जामिनर मार्क्स ना काट सके, और ये भी उसको पता लग जाए कि हमें फार्मूला भी आता है। तो 1/20 प्लस 1/20, तो इट बिकम्स 2/20 इक्वल 1/10। ओके, तो अब रेसिप्रोकल लेना है आर एक्स जेड, ये देखो रेसिप्रोकल यानी 10, 1/10 का रेसिप्रोकल 10 ये बन गया। अब आपने बच्चे पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस उसको बताना है। वो कौन से पॉइंट है लास्ट वाले, ए से लेकर बी तक। आर ए बी इज इक्वल टू आर ए एक्स प्लस आर एक्स जेड प्लस एक्स से बी तक, जेड से बी तक, आर जेड बी, ऐसे लिखना है। और अब ये तीनों सीरीज में है, इन सीरीज। लेट्स पुट दी वैल्यूज। पहले वाला 10 है, दूसरे वाला हमने 10 निकाला, और तीसरे वाला भी 20 है, तो इट बिकम्स 40 ओम। तो जिन बच्चों ने 40 ओम आंसर दिया, तो 3 में से 2 सेक्शंस ने 40 ओम आंसर दिया था। ए सेक्शन पता नहीं क्यों गलती कर गया। उन दोनों सेक्शंस को शाबाश तो दी जाती है, लेकिन मेरे को जरूर विश्वास है कि उनको अपने आंसर के मुकाबले टीचर का प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा, और आपसे अच्छा हुआ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं आपके ऊपर दबाव डाल देता हूँ सबसे पहले सबसे पहले। तो कोई बच्चा ऐसा नहीं हो सकता क्लास में, सर अगर आप टाइम देते तो हम भी सिस्टमेटिकली ऐसे करके दिखाते, आप तो एकदम से बोलते जल्दी से आंसर, तो हमने जल्दी जल्दी में सॉल्व कर। हो सकता है मेरे से पहले भी कोई बच्चा इतनी ही बढ़िया प्रेजेंटेशन कर पाता, पर जिनकी प्रेजेंटेशन टीचर की प्रेजेंटेशन से कमजोर है, उनको इमीडिएटली फैसला लेना चाहिए कि हम भी ऐसे पॉइंट पॉइंट लगा के रेजिस्टेंस की सिंबल सिंबल दे के पेपर में सॉल्व करें। जिन बच्चों को बेटर प्रेजेंटेशन पता लगी इस क्वेश्चन में, प्लीज रेज योर राइट हैंड। ओके डाउन। अब ईमानदारी से आप सभी को अपने पेरेंट्स की कसम है, देखते हैं झूठ नहीं बोलना। जो बच्चे ये सोचते हैं कि सर अगर आप ना भी बताते तो भी मैं इतनी बढ़िया प्रेजेंटेशन करता पेपर में, वो बच्चे हाथ खड़ा कर। देखो मुड़ के क्लास में कितने बच्चे गए, देखो मुड़ के देखो कितने बच्चे गए, देखा। इसका मतलब है टीचर टीचर होते हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट होते हैं। सभी बच्चों ने अच्छी प्रेजेंटेशन सीख ली है। ओके भाई, ये फोर्थ क्वेश्चन में कंपटीशन, फोर्थ क्वेश्चन में कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 4, 10th A, 10th B, 10th C, let's see who wins। जो सबसे पहले आएगा उस सही आंसर देगा, उसके 15 मार्क्स। सर 3840000 जूल। ओके, मेरे को बी सेक्शन का आ चुका आंसर, मैंने डिस्क्लोज नहीं करा। बी सेक्शन ने आंसर दे दिया, जरूरी नहीं है ठीक हो, अगर ठीक हो गया तो वो विनर है। ए सेक्शन, सी सेक्शन, लगता है आज ग्रीन कोट ब्लू वाले को हरा के छेड़ा, आई थिंक सो। A section and C section are still in competition. Nobody is giving the answer.
मैंने इसमें बेसिक नहीं बनाया, आपका देखो बेसिक बाद में बनाता हूँ। Sufficient time given. चलो कोई बात। ए सेक्शन ने आंसर नहीं दिया, सी ने नहीं दिया, बी ने दिया जरूर है लंबा चौड़ा आंसर, लेकिन अभी टीचर ने उसको एंडोर्स नहीं करा कि वो सही है। अब सभी बच्चे ध्यान से देखें, मैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले अपने बच्चों का बेसिक बनाऊंगा। बेसिक काफी लंबा चौड़ा बेसिक है बेटे इसका, ध्यान से सुन लेना। पहली बार मैं रिवर्स कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपको पहले पूछ दिया और बेसिक बाद में बनाने लगा हूँ। ध्यान से सुनोगे सभी बच्चे हैं, बी अटेंटिव। छोड़ दो, अब हो गया नहीं हो गया छोड़ दो। देखो बेटे, अगर योर अटेंशन, अगर किसी रेजिस्टेंस में मैंने बैटरी लगा दिया बच्चे, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, लंबी वाला डंडी जो होता है दैट इज ऑलवेज प्लस, वी बैटरी लगा दिया, तो यानी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैंने वी पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर दिया। तो सभी को पता है नेचुरली ओम्स लॉ के मुताबिक इसमें करंट भी है, तो ये रेजिस्टेंस में कितना पावर कंज्यूम हो गया। सभी बच्चे बोलेंगे सर पावर का फार्मूला आपको आता नहीं, वेरी सिंपल, वोल्टेज इनटू करंट। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, पावर का फार्मूला ये हो गया। लेकिन उस बच्चे को मैंने पूछा कि पावर का कोई और फार्मूला भी हो सकता है? बच्चा कहता है सर हो सकता है। मैंने कहा कौन सा? कहता है सर आपको ओम्स लॉ पता है, V इज इक्वल टू आई आर। आई सेड यस। आप V की वैल्यू पुट करो। मैंने कहा गुड, आई स्क्वायर आर बन जाएगा फिर तो। कहता है यस, वो भी एक पावर का फार्मूला। मैंने कहा ओके भाई, और कोई भी हो सकता है? कहता आपने वी की वैल्यू पुट करी थी ना, अब उसी में से ओम्स लॉ में से अब आई की वैल्यू पुट कर दो। मैंने कहा ओके भाई, आई की करके देख लेते हैं। जब आई की वैल्यू उसने पुट करी तो कितना पुट करेगा? वी अपॉन आर। वी पहले भी पढ़ा, तो वो बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। तो मैंने कहा बेटे ये तीन फार्मूले हो सकते हैं। एक बच्चा कहता है नहीं सर दो फार्मूले और भी हो सकते हैं। मैंने कहा वो कौन से? कहते सर जहां जहां पर आई लिखा हुआ है ना, वो आई का डेफिनेशन आपको याद है? चार्ज अपॉन टाइम, हाउ मच चार्ज फ्लोज इन हाउ मच टाइम। अगर आप आई की वैल्यू यहां और यहां रख दोगे तो दो फार्मूले और बन जाएंगे। मैंने कहा ओके। एक बच्चा बोला सर एक फार्मूला और भी हो सकता है। आई सेड वो भी बता दो। कहता सर आपको पता है पावर का बेसिक फार्मूला होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। नाइन्थ में पढ़ाते भी थे, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना काम करा कितने टाइम में। तो ये भी हो गया। तो पावर के देखा जाए 1 2 3 4 5 6, 6 फार्मूले बन गए। और यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्क का फार्मूला कितना है, वर्क का, ध्यान से सुनो, तो सभी बच्चे बोलेंगे सर वर्क का फार्मूला पावर इनटू टाइम हो गया। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, जो इस बैटरी ने रेजिस्टेंस में से निकालने के लिए, करंट निकालने के लिए जो वर्क करा, वो वो वर्क की यूनिट होती है जाउल, एनर्जी के रूप में प्रोड्यूस होता है। एनर्जी की यूनिट भी जाउल होती है। जब दो चीजों की यूनिट सेम हो और उनकी नेचर भी सेम हो, नेचर मतलब दोनों स्केलर हो, एनर्जी भी स्केलर होती है, हीट भी स्केलर होती है और वर्क भी स्केलर होती है। हीट की यूनिट भी जूल और वर्क की यूनिट भी जूल। जब दो अलग अलग क्वांटिटी की यूनिट भी सेम हो, नेचर भी सेम हो, तो वो इंटर कन्वर्टेबल हो सकते हैं।
इसका मतलब बच्चा बोलेगा सर ओके आई गॉट इट, दैट मीन्स आप ये कह रहे हो कि हीट का फार्मूला वर्क के बराबर हो सकता है पावर इनटू टाइम। मैंने कहा यस, तब तो सर हीट के बहुत सारे फार्मूले हो गए। यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि हीट के कई फार्मूले हो गए। पहला फार्मूला कौन सा? पहला ये खुद ही हो गया। दूसरा, पावर का ये फार्मूला पुट कर दो, पावर का फार्मूला वी आई टी हो गया, ये यहां से उठा के रख दी। तीसरा फार्मूला हीट का, सर आई स्क्वायर आर टी हो गया। चौथा फार्मूला हीट का कौन सा हो गया? ये पड़ा, वी स्क्वायर अपॉन आर। देखो हर बार मैं पावर का फार्मूला टाइम साथ में लगा रहा हूं, ये हो गया। पांचवा फार्मूला क्या हो सकता है? सर पावर हीट का एक फार्मूला और भी हो सकता है, बताओ बेटे। सर आपने बोला था आई को पुट कर दो, तो पावर का जब आप यहां से पुट करने से लगे सर वी आपने वहां से ले लिया, और ये जो आई है आपने बोला था क्यू अपॉन टी पुट कर दो, ये तो हो गया पावर। लेकिन पावर से टाइम को मल्टीप्लाई भी करना, तो ये कर दिया, टी से टी कट गया, तो हीट इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू चार्ज भी हो गया। फिर आपने एक बात और भी बोली थी सर कि आप ना करंट की वैल्यू इधर भी पुट कर सकते हो और उसका स्क्वायर है। सो सर इसका मतलब हो गया क्यू स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, और साथ में आर हो गया, ये तो पावर ही हो गया, लेकिन पावर से टाइम भी मल्टीप्लाई करना है। तो आपने देखा कि हीट का फॉर्मूला क्यू स्क्वायर आर, और देखो नीचे टी का स्क्वायर है, एक नीचे टी आ जाएगा। तो कहने का मतलब है, इतना लंबी चौड़ी बात करने पर के बाद टीचर कहना क्या चाहता है? टीचर ये कहना चाहता है हीट का फार्मूला बच्चों को सिर्फ यही पता होता है, गड़बड़ है। आपको ये भी पता होना चाहिए हीट का फार्मूला ये भी होता है वी आई टी, हीट का फार्मूला ये भी होता है पीटी, हीट का फार्मूला ये भी होता है वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, हीट का फार्मूला ये भी होता है, ये देखो वी क्यू वोल्टेज इंटू चार्ज, किसी को पता ही नहीं होता ये वाला। तो हीट का फार्मूला ये भी होता है क्यू स्क्वायर अपॉन आर टी। और अगर मैं 10th क्लास के स्टैंडर्ड से बाहर चला जाऊं तो मैं हीट के 10 फार्मूले और लिख सकता हूं, 10 फार्मूले, लेकिन मैंने आपकी क्लास के अंदर अंदर रहना है। इसका मतलब कम से कम आपको ये फार्मूले पता होने चाहिए। समझदार बच्चे ने ये चार्ट बना लिया होगा, मूर्ख बच्चा सोच रहा होगा जल्दी से जल्दी ये बॉक्स बना, जल्दी से जल्दी हीट का। अब देखो हीट के लिए कम से कम हमें वोल्टेज और चार्ज चाहिए, वोल्टेज और चार्ज, टाइम की जरूरत ही नहीं। तो वोल्टेज कितना है हमारे अंदर दे रखा है इसमें 40 वोल्टेज, और चार्ज की यूनिट होती है क्यूलम में 96000 दे रखा है। तो हीट का फार्मूले में आपने इस क्वेश्चन में वोल्टेज इंटू चार्ज करके 40 इंटू 96000 कर देना था, और 4 को मल्टीप्लाई करके देखा, और मेरे को लगता है डी सेक्शन में यही आंसर दिया था मेरा ख्याल, शायद से यही पता नहीं 30। यस हाँ सेम आंसर। देखो बेटे बी सेक्शन को शाबाश दी जाती है, दोनों क्लासों को बीट कर गया, यानी श्योर शॉट ग्रीन ग्रीन कोट ने ब्लू कोट को हरा दिया, मानना पड़ेगा इस क्वेश्चन। और इंटेलिजेंट बच्चे ने ये चार्ट बना लिया होगा, उससे भी जो समझदार बच्चा है उसने इसको रिवाइज ही कर दिया होगा, रिवाइज ही कर दिया। और एक बात बताना चाहूंगा, सारे बच्चे ध्यान से सुन लो, अगर इन सारे फार्मूलों में इसको छोड़कर बाकी सारे फार्मूलों में आप टाइम को हटा दो, राइट हैंड साइड पे, ये जो राइट हैंड साइड पे लगे हुए हैं, टाइम को हटा दो तो वो सारे पावर के फार्मूले, टी फैक्टर को हटा दो तो पावरफुल पावर के, और कभी टाइम पुट करना पड़े तो सेकंड में पुट करना, व्हाट इट, पावर को पुट करना है तो वाट में, इस वी को वोल्ट में, करंट को एम्पियर में।
सबसे खास बात क्या बताई है टीचर ने आज इस पूरे न्यूमेरिकल में? सबसे खास बात टीचर ने यह बताई कि टीचर ने बोला हीट और वर्क दोनों की यूनिट जूल है, सेम यूनिट, और दोनों के पास डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर क्वांटिटीज। और टीचर ने बताया है कि जब दोनों दो चीजों की नेचर सेम हो, स्केलर क्वांटिटीज, दोनों की यूनिट सेम हो, तो उनके फार्मूले आपस में इक्वेटेबल हो सकते हैं। पूरी फिजिक्स में यह याद रखना, अगले 2 सालों के लिए भी याद रखना अगर साइंस में जाते हैं। जिन बच्चों को ये हीट वाला कॉन्सेप्ट बेटर क्लियर हो गया, वो प्लीज रेज योर राइट हैंड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कितने प्यार से अच्छे, वेरी गुड। सबसे ज्यादा थैंकफुल किसका होना है हमने? जो टीचर हमारे ड्यूटी दे रहे हैं, सब डिसिप्लिन, जिन्होंने आपका मेरे से पहले ये चैप्टर पढ़ाया, वो सबसे ज्यादा थैंकफुल है, क्योंकि उन्होंने अगर बेस ना बनाया होता तो मैं कहाँ करा पाता इतना तेज। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। सभी बच्चे पढ़ो एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में ना उसने हमें एक ग्राफ दे रखा है बेटे, वोल्टेज और करंट में। वोल्टेज को वोल्ट में लिया है और करंट को एम्पियर में लिया है। तो सबसे पहले तो हमें यही बताता है कि ये करंट क्या दर्शाता है, डिपिक्ट, डिपिक्ट मैंने क्या दर्शाता है बेटे। सेकंड पार्ट में हमसे पूछता है कि जिस रेजिस्टर में ये करंट और वोल्टेज है, जिससे मुतालिक, जिससे लिंक्ड, जिससे संबंधित, उसका, उस रेजिस्टेंस का, उसमें 2.5 वोल्ट डिफरेंस देखा गया, उसका रेजिस्टेंस आप बताओ। okay. तो मैं यहां पर अपने बच्चों का बेसिक बनाने लगा हूं। पहले ध्यान से सुनना, ये देखने में आराम ऐसे लगता है नॉर्मल सा क्वेश्चन, लेकिन इसमें खास बातें हैं। पहली बात, बेसिक्स में जा रहे हैं तो सभी बच्चों ने याद रखना है कि इसमें मैं डीवी सर क्या क्या बेसिक्स बनाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पहला बेसिक ये है बेटे, ये हमारा एक रजिस्टर है और ये इसके ऊपर मैंने बैटरी लगा दिया, बैटरी के ऊपर मैंने एरो लगा दिया, यानी वेरिएबल बैटरी है। और जैसे मैं इस बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी करता हूं, तो इसमें जो करंट आता है उसकी वैल्यू भी वेरी करती है। वोल्टेज कितनी प्रेजेंटली दे रहा हूं मैं, उसको मेजर करने के लिए नेचुरली मैं यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा लूंगा, और करंट कितना जा रहा है प्रेजेंटली, नेचुरली उसको मेजर करने के लिए सीरीज में एमीटर लगा। तो मैं अलग अलग इस पॉइंटर को हिलाऊंगा वोल्ट बैटरी के, और वोल्टेज और करंट अलग अलग जगह पर नोट करता जाऊंगा। याद रहे, जब मैंने उन पॉइंटों को अच्छे से नोट करके यहाँ वोल्टेज की स्केल और यहाँ करंट की स्केल बना के ग्राफ ड्रा करा, तब इस ग्राफ की कई तरह की शेप आ सकती है। पहली शेप आ सकती है इस व्हाइट लाइन की तरह, दूसरी शेप आ सकती है इस स्काई ब्लू लाइन की तरह, तीसरी शेप आ सकती है इस ग्रीन लाइन की तरह, फोर्थ शेप आ सकती है इस रेड कलर की तरह। याद रहे, इसमें जो सिर्फ व्हाइट कलर वाला ग्राफ है, जो जिस उस ग्राफ को बोलते हैं, सिर्फ व्हाइट वाले को, लेट मी टेल यू, बाकियों का नाम नहीं बोल रहा, व्हाइट वाले ग्राफ को बोलते हैं लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ। लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अगर लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो बिटवीन पोटेंशियल ड्रॉप एंड करंट, तो ये जो रेजिस्टर है, ये जो कंडक्टर है या रेजिस्टर है जिसमें से करंट जा रहा है, उस रेजिस्टर को बोलते हैं, अगर लीनियरली राइज हो तो उस कंडक्टर या रेजिस्टर को बोलेंगे ओहमिक कंडक्टर, क्योंकि उसने ओहम्स लॉ को फॉलो करा।
ओम्स लॉ में वोल्टेज और करंट में ग्राफ लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन होता है। याद रहे इन चारों ग्राफों में मैं सिर्फ और सिर्फ वाइट लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं। बाकी कोई भी तीनों में से ग्राफ ग्रीन कलर का, स्काई ब्लू का, रेड कलर का, वो नॉन लीनियर कंडक्टर्स हैं, नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। ओके, आपके सिलेबस में पेपर में मोस्टली यही पूछ सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। पहला लर्निंग पॉइंट। दूसरा लर्निंग पॉइंट बच्चे, दूसरे पे आ जाओ। अगर ये मैं यहां पर वोल्टेज लेता और यहां पर करंट लेता, लेट मी टेल यू, ओहम्स लॉ के मुताबिक ओहमिक कंडक्टर का ग्राफ अभी भी इसमें लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही होगा। ठीक है, नॉन ओमिक में कोई भी और ग्राफ हो सकता है लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन पर। कोई बच्चा बोलेगा सर दोनों ग्राफों में फर्क क्या किया आपने? समझदार बच्चे ने देख लिया होगा कि टीचर ने यहाँ पर वोल्टेज को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, यहाँ वर्टिकल पर रखा है करंट को, लेकिन यहाँ पर टीचर ने चेंज कर दिया दोनों की। ठीक है, ग्राफ अभी भी वही है। अगर ये वाला ग्राफ हो, ध्यान से सुना, अगर ये वाला ग्राफ हो तो ओम्स लॉ पे आओ पहले। V इज इक्वल टू आई आर, आई को नीचे लगे, V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, वर्टिकल एक्सिस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको हम स्लोप बोलते हैं। स्लोप का मतलब tan थीटा, और थीटा का मतलब ये वाला थीटा। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए अब वोल्टेज करंट ग्राफ का स्लोप ले लो बस। ठीक है, और बताना चाहूंगा एक बात, इसको निकालना कैसे। आप इसको निकालने के लिए कहीं भी एक स्ट्रेट लाइन लगा दो, जैसे टीचर ये रेड कलर की स्ट्रेट लाइन लगा, ऐसे लगा दिया, तो इधर वाला करंट आपको मापना पड़ेगा। मान लीजिए ये करंट हो आई डैश, यहां से यहां तक, और ये वाला वोल्टेज ड्रॉप करना पड़ेगा। यहाँ कहां पर ग्राफ कट कर रहा है वहां से देख लो, ये वाली चीज। मान लिए ये है वी डैश, तो आपने वी डैश को आर डैश, सॉरी आई डैश से डिवाइड कर दिया। आई डैश यहां से नोट कर लिया क्योंकि पेपर में ग्राफ के ऊपर यहाँ मार्क लगे होंगे और यहाँ भी मार्क लगे। तो V अपॉन आई डैश ओम्स लॉ के मुताबिक आपका रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, और ये जो आपने लाइन लगाई ना वर्टिकल, ये कहीं भी लगा लो, चाहे यहाँ लगा लो, चाहे यहाँ लगा लो, चाहे यहाँ लगा लो, उसके हिसाब से आपने इधर से नोट कर लेना है। और अगर वोल्टेज वर्टिकल एक्सिस में है तब आपने इसको स्लोप बोला। लेकिन प्रेजेंट क्वेश्चन में वो स्मार्टनेस कर गया, उसने वोल्टेज एक्सिस को लिटा दिया। अगर ऐसे दे दिया हो जो प्रेजेंट क्वेश्चन में है, वोल्टेज और ये करंट, ध्यान से सुन लेना। अब मैं इस एंगल को फाई कह रहा हूं, फाई, तो टेंजेंट ऑफ फाई निकालना हो तो नेचुरली बच्चा क्या कहेगा, सर अब अगर आप टेंजेंट ऑफ फाई निकालते हो तो आपने ये ग्राफ ड्रा करा, कहीं भी एक वर्टिकल लाइन लगा लो, हॉरिजॉन्टल लगा लो, तो वर्टिकल नोट करोगे, इसको कहते हैं हम वी डबल डैश, हॉरिजॉन्टल को सर, और वर्टिकल को कहां ग्राफ तक कट करा, इसको बोलते हैं आई डबल डैश। तो आई डबल डैश को वी डबल डैश से जब मैं डिवाइड करूंगा तो टेंजेंट वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल तो आ गया, टेंजेंट ऑफ फाई भी हो गया। इसको इसको जो हम बोलेंगे रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे। ओम्स लॉ के मुताबिक अगर करंट ऊपर चला जाए और वोल्टेज नीचे हो जाए तो ये 1/R होता है। और सारे बच्चे याद रखेंगे 1/R को कैपिटल G से लिखते हैं, उसका नाम कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस। उसकी यूनिट होती है साइमन, और V/I को रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इतना तो टीचर ने बेसिक बना दिया सारा, लेकिन अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2.5 वोल्ट, तो 2.5 वोल्ट से पेपर में अगर मैं देखूं, पहली बात उसने V इधर दिया है, I इधर दिया, और ग्राफ ड्रा कर दिया। जब उसने 2.5 वोल्ट 1 2 ये 3 है, और मैं बिल्कुल सेंटर में ये जहां पर टीचर येलो स्पॉट लगा रहे हैं ये 2.5 वोल्ट। 2.5 वोल्ट से जब मैं वर्टिकल एक्सिस पे खींचा और वो ग्राफ को कट करेगा, मेरे पास स्केल नहीं है इस वक्त, और आप स्केल से देखो किधर को कट कर रहे हो,
वो लगभग, लेट मी यूज, ये एक स्ट्रेट लाइन चीज है, 2.5। अगर मैं ग्राफ, अगर मैं असाइनमेंट वाले क्वेश्चन पे एग्जैक्टली सॉल्व करने की कोशिश करूं तो वो उस तरफ करंट पे कट करता है, जाके कहां पर कट करता है बेटे, 0.2 और 0.3 के एग्जैक्ट सेंटर में कट करता है, करंट वाली एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे। तो उसी ने करंट पूछा हुआ है, बस हमने क्या करना है, ये 2.5 से ऐसे करंट देखा और इधर से कहाँ कट कर रहा है ये नोट कर लेना है। तो ये वाला है 0.2 और 0.3 के एग्जैक्ट बीच में, यानी 0.25 एम्पियर करंट निकलेगा जब वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर 2.5। तो आपने ऐसे ग्राफ से वर्टिकल एक्सिस जहां कट करेगी ग्राफ को, वहां से हॉरिजॉन्टल एक्सिस कट कर देनी है और वहां से करंट की रीडिंग मेजर करके आंसर दे देना है। और एक बात, जब हमारे पास ये ट्रायंगल बन ही गई है, ये वाली ट्रायंगल बन ही गई है पेपर में, गौर से देखो कौन सी वाली, व्हाइट वाली, जब ये ट्रायंगल बनी गई है तो आपको इसमें से कंडक्टेंस भी निकाल सकते हो और बेटे आप इसमें से रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो। जब कंडक्टेंस निकालना है तो बस tan फाई निकाल लो, tan फाई, ये दिस डिवाइडेड बाय दिस, यही करा टीचर, कंडक्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चा कहेगा सर इसका मतलब है 2.5 को ये करंट वाला ले लिया मैंने और वोल्टेज से डिवाइड करोगे, 0.25 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो तो ये कंडक्टेंस आ जाएगा। बिल्कुल, सॉल्व कर लो। और कंडक्टेंस के रेसिप्रोकल को रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/G। तो आप में टीचर ने इसमें क्या क्या बताया, चेक योरसेल्फ। क्या आपको पता लग गया ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर में कैसे डिफाइन करोगे? यस, ग्राफ की मदद से। दूसरा बात, ओमिक कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, यानी ग्राफ लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। कुछ बच्चे इसको स्ट्रेट लाइन ग्राफ लिख देते हैं, ये गलत है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर सीबीएसई कहता है, अगर लिखता है कोई बच्चा, आधे मार्क्स दे दो ना। एक पैरामीटर के बढ़ने से दूसरा बढ़े तो लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन बोले, अदरवाइज तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे भी हो सकते हैं, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है ना। एक पैरामीटर के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है, सिस्टमेटिकली बढ़ता है, तो लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन। ओके, ये लिखना आप, ये लैंग्वेज मत भूल जाना, फिर बाकी भी आपको पता लग गया। जिन बच्चों को लगता है कि सर आपने ये क्वेश्चन डिस्कस करके हमारी पुरानी नॉलेज में वृद्धि कर दी है इस टॉपिक पे, वो मेरे को फीडबैक देंगे बाय रेजिंग द राइट। शाबाश, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे फीडबैक, कुछ ना कुछ फायदा हो गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का। और भारत की सीनियर जनरेशन, डाउन डाउन डाउन, यही हमारा फर्ज भी है बेटे, हमने अपने देश की नॉलेज आगे से आगे, आगे से आगे ट्रांसफर करनी है। जितने भी टीचर उस जमाने के होंगे जब गूगल नहीं शुरू हुआ था, उनकी बहुत जबरदस्त नॉलेज होती है बेटे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन में क्यों ना मुकाबला करा जाए ए पार्ट में, शाबाश, कंपटीशन। 6 क्वेश्चन है, चलो जल्दी से। सर 3 ओम। सर 3 ओम। बी सेक्शन और सी सेक्शन में एक ही मौके पर जवाब दिया और आंसर भी दोनों का सेम है, लेकिन मेरे को अभी मैंने ए सेक्शन का आंसर नहीं आया इसलिए मैं डिस्क्लोज नहीं कर। बी और सी आंसर दे चुके हैं और दोनों का सेम आंसर है, लेकिन अभी ए सेक्शन का आंसर ही नहीं आया। सर 3 ओम। तीनों ठीक है, तीनों सेक्शनों का एक ही आंसर आ रहा है और वो 3 ओम कह रहे हैं। ठीक है, देखा जाए ध्यान से, अगर मैं इसको शॉर्ट में सॉल्व कर दूं, शॉर्ट में देखो बेटे, सभी का 3 ओम मैं देख लेता हूँ। ऊपर वाले दोनों मिलाकर 10 ओम आ गया, 6 और 10, और ये वाले दो, ये वाला कितना है, 15 ओम है। ठीक है, और ये जो नीचे है इनमें मिला के 3 और 3 6 इन तीनों को पैरेलल बनाना है बस आपको। तो पैरेलल में आपको याद ही है
1/10, 1/50, 1/6, 1/r पैरेलल। एलसीएम आ गया 30 बचे, तो ये बन गया, देखो 10 बन गया। तो सभी बच्चों का जो आर पैरेलल है, यानी कि 3 ओम, सभी बच्चों को शाबाश दी जाती है। ए सेक्शन, बी सेक्शन को भी, सी सेक्शन, लेकिन बी और सी सेक्शन को शाबाश के पॉइंट दिए जाते हैं 5, बड़ी जल्दी जल्दी। ए सेक्शन को शाबाश के पॉइंट दिए जाते हैं 4, क्योंकि आप पीछे रह गए थोड़ा सा। जब एक एक्यूरेट आंसर भी हो तब भी थोड़ा सा फास्ट देना होता है बेटे, ठीक है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में। इसी 7th क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दे रखा है, उसका फर्स्ट पार्ट में कंपटीशन है। फर्स्ट पार्ट में देखते हैं ए सेक्शन हरा पाता है कि नहीं। 40 ohm, डायग्राम गलत है। डायग्राम गलत है। पिछले क्वेश्चन का उठाया हुआ है। मतलब 5 ohm, सर 5 ohm का कोई रेजिस्टर ही नहीं है। ऐसे ऐसे करो, फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट तो इसका छोड़ दे, क्योंकि ये तो वो एक बच्चे ने बोला सर सारा तो ऊपर वाला थर्ड क्वेश्चन का डायग्राम उठा के लिख दिया ना, तो सारा ही वही है। देखो तो रेजिस्टेंस तो उतना ही आएगा, है ओम्स लॉ से करंट आएगा। और थर्ड पार्ट इसका काट दो, थर्ड पार्ट काट दो, क्योंकि बैटरी हुई, बैटरी 5 ओम है ही नहीं, ठीक है। लेकिन इसके बदले में आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, ताकि आपको थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करना है। लो बेटे, सभी बच्चे देखो, मैं यहां पर एक रेजिस्टेंस बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुन लो। यहां पर एक रेजिस्टेंस बना रहा हूं, करेक्ट, और यहां पर भी एक रेजिस्टेंस बना रहा हूं, राइट। और इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, और खास बात यह है कि यहां भी एक रेजिस्टेंस बना दिया, यहां भी एक रेजिस्टेंस, और यहां भी एक रेजिस्टेंस, बस, ठीक है। और ध्यान से देखना, मैं मुश्किल बना रहा हूं। मेरे को लगता है पूरी क्लास में से, पूरी क्लास में से इस क्वेश्चन का आंसर 1 या 2 बच्चे जवाब दे पाएंगे। और यहां पर इसको बैटरी लगा दी, मान लीजिए ये बैटरी लगा दी मैंने 10 वोल्ट, ओके। और ये है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम और 6 ओम, ठीक है। टीचर ये कहता है कि ये 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है, 4 ओम वाला, उसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज कंज्यूम हो गई। 10 वोल्ट टोटल दिया है, उसमें से कितनी वोल्टेज अकेला 4 ओम कंज्यूम कर गया। कंपटीशन, मैं कह रहा हूं आपका कंपटीशन है तीनों क्लासों। पहले एक ट्राई आप करो, याद रहे टीचर ने क्या बोला, 60 बच्चों में से 1 या 2 बच्चे ही जवाब दे पाए। अगर दे पाए तो बड़ा अच्छा, शाबाश। टीचर को गलत भी प्रूव करना आपने, कि सर आप 1-2 कह रहे थे, हम तो देखो 3 निकल गए। अगर 3 बच्चे भी सही जवाब देंगे तो मैं समझूंगा मेरी जजमेंट गलत। मैं इतने पानी पी के आता हूं। 60 बच्चों में से चलो एक बच्चा भी इसका जवाब दे देगा ना, एक बच्चा भी सही आंसर, तो मैं बोल मान लूंगा 60 के 60 बच्चे विनर है। देख लो कितना बड़ा चैलेंज कर दिया।
काफी टाइम दे दिया। सिक्सटी स्टूडेंट्स, अगर 15-15 के भी सेट लगाए तो मैं अभी तक ये मानता हूं, चलो 15 बच्चों को नहीं आता। चलो थोड़ा टाइम और देता हूं। एक क्लास में 30 स्टूडेंट होंगे वैसे, 90, 15-15 के 6 सेट बन जाएंगे। मान लेता हूं अभी तक 30 बच्चों को नहीं आता। नो आंसर सो फॉर। फोर्टी 45 बच्चों को नहीं आता। कोई बच्चा माइक पे आंसर देना चाहे? कम से कम गलत ही आंसर दे दो, टीचर को हरा तो पाओगे। मेरे को कितनी अच्छी होगी, एक टीचर एक पापा, दो इंसान ऐसे होते हैं, अगर वो हार जाएं अपने बच्चों से तो उनको खुशी होती है। काश कोई बच्चा ऐसा हो जो मेरे इस पॉइंट को गलत कर सके। टीचर कहता है कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा एक बच्चा होगा। टीचर ये कह रहा है एक भी बच्चा सही आंसर देगा तो विनर मानूंगा सारे सेक्शनों को। कोई बच्चा, 15 बच्चे और कट कर रहा हूं, और लास्ट 50। चलो सफिशिएंट है। अब मैं इसको कट नहीं कर रहा, देखो मैं इसको अभी भी आपकी रिस्पेक्ट रख रहा हूँ। हो सकता है कोई बच्चा। सर हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो, शुक्र है कोई बच्चा। बोलो बोलो। सर 6320 डिवाइडेड बाय 59। एक बच्चे ने ये अजीबोगरीब आंसर दिया जो हम मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं, पूरा बच्चे को मौका देते हैं। मान लो इसको डिवीजन में बच्चे को टाइम, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। मान लीजिए एक, इस बच्चे को डिवीजन में टाइम लग रहा था, और मैं इसका कैलकुलेटर से डिवीजन बच्चे का बताता हूं कि इसने जवाब दिया है इतना। इसका जवाब आंसर गलत है, बताऊं क्यों? इतने वोल्ट कह रहा है वोल्टेज ड्रॉप। अरे टोटल वोल्टेज ड्रॉप तो मैं 10 वोल्ट दिया है, उसमें 107 वोल्ट कैसे ड्रॉप हो गया? Sir, 30.5.
लो एक बच्चा कह रहा है 30.5, एक और आ गया बच्चा, अरे टोटल वोल्टेज तो 10 दिया है, 10 से तो कम आएगा आंसर, तुमने 30 से भी ज्यादा बना दी। चलो सरेंडर सरेंडर, कोई बात नहीं। अब देखो बेटे, मैं क्यों क्यों ऐसा करा, मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहता, मैं इसलिए चाहता हूं कि बच्चा ध्यान से सुने, सभी बच्चे ध्यान से सुन लेना। 5 सर आएगा अगर ये क्वेश्चन आता है। सर हाँ बोलो बोलो सर एक और आंसर है। बोलो बोलो। कितना? 97.5 over 40. 97.5 अपॉन 40, यानी कि बच्चा सर 10 है 10 and 5 2 points और है। सर 10 10 10 कह रहा है बच्चा, इसका आंसर आता है 2.4। ठीक है, एक बच्चा 10 कह रहा है, 10 कोई सारी की सारी वोल्टेज यही ड्रॉप होगी, बाकी मूर्ख हैं, ये भी गलत। सर 5.3। एक बच्चा 5.3 पे। चलो बस 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 बस, और सारे इतनी तो ऑप्शन भी नहीं होती पेपर में, तो मैं दो रख लेता हूँ, 2.4 और 5.3। अगर इन दोनों में से एक भी आंसर सही हुआ तो भी आपको शाबाश है। ठीक है, अब हम सीखेंगे इसको बच्चे, मैं जगह बना रहा हूं, देखो कोई भी बच्चा अब पेन ना चलाए, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, आप घर जाके देख लेना, बाद में नोट कर लेना। याद रहे बेटे, हमारा इस क्वेश्चन में मकसद क्या था, हमारा इस क्वेश्चन में था वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम। लो आ जाओ अब, ये मैंने स्पेस बना, क्या है, हैंग हो गया। ये लो नंबर 1, ध्यान से सुनना, फटाफट से, पेन ना चले किसी बच्चे का। सबसे पहले आपको ये तो पता लग ही क्या होगा कि ये 5 और 4 दोनों सीरीज में, ऐड करा तो 9 9 हो गया, 9 और 3 और 2 ये तीनों पैरेलल में। पहले एक्स से लेकर वाई तक का रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो 1/RXY, ठीक है, पैरेलल में होने की वजह से 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/9, ठीक। आपका एलसीएम आ गया बेटे 18। तो सभी बच्चे बोलेंगे सर ये तो आपका 17/18 आ गया, रेसिप्रोकल करना ना भूल जाना सर आप। ओके कर दिया, 18/17 ओम। अब ये 1 ओम और ये 6 ओम, ये दोनों आपस में सीरीज में है इसके साथ, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो गया, कहां से कहां तक, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक। तो सभी बच्चे कहेंगे सर ए से लेकर बी तक, वेरी सिंपल, पहले तो 1 ओम ले लो, फिर 18/17 ओम ले लो सर, फिर 6 ओम ले लो, यानी कि आप बोलोगे सर 18/17 प्लस 7 ओम। ठीक है, और गौर से देखो, अगर कोई बच्चा बोले कि सर 18/17 तो आपका बहुत कम आएगा, ऐसा डीएस बिल्कुल बहुत कम आएगा, 1.05 आएगा, 58 प्लस 7 यानी 8.058 ओम। अब हम टोटल करंट निकालने, कौन सा करंट टोटल बेटे, जो यहां से निकलेगा। ठीक है, कैसे निकलेगा, ओम्स लॉ, सर V इज इक्वल टू आई इंटू RAB। तो यहां से देयरफॉर आपका जो करंट है वेरी सिंपल, आपको 10 वोल्ट की बैटरी को 8.058 से डिवाइड करना पड़ेगा बेटे, है ना। जैसे ही आपने इसको ओम्स लॉ को लगाया, आप सभी बच्चे नोट करोगे कि इसका आंसर आता है 1.241 एम्पियर। अब याद रहे, सबसे खास बात अब थी, मेरे को उम्मीद है यहां तक आपने कर लिया होगा, अगर नहीं भी करा होगा तो बिना कैलकुलेशंस को फ्रैक्शन में रखते हुए यहां तक कर लिया होगा। सबसे खास बात अब थी,
कौन सी? ये करंट यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, यहां तक तो उतना ही आ गया, एक्स पॉइंट तक उतना ही आ गया। कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता सर उतना ही कैसे आ गया, बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, काम नहीं करेगा। कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता, वो सोचते हैं, इतने बुद्धू होते हैं बच्चे कि इधर से अगर 5 एम्पियर करंट जा रहा है और बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये वाला जो आई डैश करंट है ना, आई डैश, वो 5 एम्पियर से कम होएगा। ऐसे सोचते हैं मूर्ख बच्चे, उनको पता ही नहीं है कि मेमोरी टूल फेल हो गया, फिर तो ऐसा ही है, सीरीज में करंट रिमेन सेम। तो दूसरा बच्चा कहता है सर अगर आपकी बात सेम है, सीरीज में करंट सेम है, आई डैश भी 5 एम्पियर होएगा, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट के रास्ते में अटक लगाता है, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। फिर तो बात ही गलत होगी, उतना ही करंट निकल गया। लेकिन वो बोल गए बच्चे, अटक लगने के भी दो तरीके होते हैं। कैसे? यहां से नदी चौड़ी है, यहां से नदी पतली है, और बाद में नदी फिर से चौड़ी होगी, तो जहां से पानी तो उतना ही गया, जहां से नदी चौड़ी है, पतली है, वहां टाइम ज्यादा लग गया। यह मतलब होता है रेजिस्टेंस का, कि जहां रेजिस्टेंस निकल गया तार के की, तो इस पोर्शन में करंट धीरे जाएगा, टाइम फैक्टर ज्यादा लगेगा, करंट उतना ही रहेगा। कई बुद्धू बच्चे ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं एक रेजिस्टेंस लगा है, इसके इधर करंट और रहेगा, इधर करंट होगा। करंट नहीं कम होता, करंट की फ्लो की गति कम हो जाती है। फंडे हिले होते हैं कई बच्चों के। तो मेरे को ये बीच में बताना पड़ा, चलो तो मैं वापस चलता हूं उधर। ओके, अब इधर आ जाओ, सबसे खास बात, जब आपके पास यहां पर करंट उतना ही आ गया, कितना ये वाला, तो अब ये करंट 3 हिस्सों में डिवाइड होएगा, इसको बोलते हैं करंट डिवाइडर सर्किट। ध्यान से सुनना। अब सबसे खास बात, अगर ऐसे करंट रेजिस्टेंस लगा हो, मान लो R1 R2, मान लो, ध्यान से सुन लो, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। जब इस तरह से रेजिस्टेंस लगा हो और पीछे से करंट आ रहा हो आई, तो इस करंट के 3 हिस्से होंगे बेटे। ऊपर वाले को I1 बोल दो, नीचे वाले को I2 बोल दो, और इसको I3 बोल दो। मान लीजिए मेरे को I3 निकालना हो, ध्यान से सुनना कैसे निकलेगा I3। I3 निकालने का तरीका होता है, टोटल करंट जो एंटर कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ द कंसर्न रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल रेजिस्टर्स। ये तरीका होता है, इसको बोलते हैं करंट डिवीजन सर्किट फार्मूला। अगर कोई बच्चा बोलता सर मान लीजिए मैंने I1 निकालना होता, तो मैंने कहा बेटे I1 निकालना है, ये लो I1 निकालना चाहते हो, टोटल करंट ले लो, आई ले लिया सर, जिस जिस रेजिस्टेंस में निकालना चाहते हो उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल पैरेलली कनेक्टेड रेजिस्टर्स। ये लगाना पड़ेगा। बच्चा कहेगा सर ओके समझ तो आ गया, पर इस चीज का प्रेजेंट क्वेश्चन में क्यों है फायदा है? मैं कहूंगा बेटे वोल्टेज ड्रॉप कौन सी ब्रांच में निकालना है आपको? सर इस ब्रांच में, क्योंकि 4 ओम इसी में लगा हुआ। तो हमें ये करंट चाहिए, इसको आई डैश कह देते हैं। ऊपर वाला नहीं चाहिए, ऊपर वाला नहीं। सर पीछे से जो करंट आया वो तो हमें पता लग गया ना, ये येलो वाला आई, ये वाला, तो आपको आई डैश चाहिए, तो यानी आप करंट डिवाइडिंग सर्किट का फार्मूला लगाओगे। मैंने कहा यस सर यही वाला फार्मूला लगा दो फिर तो आप। मैंने कहा ठीक है बेटे, तो आई डैश लगाने लगा हूं, टोटल करंट, नीचे वाला इन दोनों को लेना है, 1/9 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/3, इसका रेसिप्रोकल प्लस 1/9। तो टोटल करंट था हमारा 1.241, और 1/9 ऐसे लिख दिया। और गौर से देखो इन तीनों का रेसिप्रोकल मैं पहले ही सॉल्व कर चुका हूं, ये सॉल्व करा 17/80। ठीक है, और यहां से आपको पता होना चाहिए डिवाइड अपॉन डिवाइड क्या होता है। देखो ये ऐसे बनेगा 1.4214, बेटे 18 चला गया ऊपर, 9 आ गया यहाँ पर, 17 आ गया यहाँ पर, ये 2 से कट गए, तो ये बन गया बेटे 2.482। हाँ जी
आपने आर एक्स वाई 18/17 फाइंड किया है, है? नीचे वैल्यू उल्टी कर दी। लेकिन मैंने आर एक्स वाई की वैल्यू थोड़ी पुट करनी है यहाँ पर। अब 1/r(x, y) की देखो रेसिप्रोकल है सभी के, इसका भी रेसिप्रोकल, इसका भी तो रेसिप्रोकल वाला ही रखना है मैंने। दिख रहा है ये देखो, रेसिप्रोकल वाला ही रखना है। कैच कर गए कि नहीं? ओके सर। हाँ, तो अब यहाँ पर जब हमने इसको सॉल्व करा बेटे, ये बन गया, लेट मी टेल यू, थोड़ा सा टाइम लेंगे हम अब। 2.482 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ गया बेटे 0.35457 एम्पियर। ओके, अब ये करंट यहां से एंटर कर गया आई डैश। अब देखो ये दोनों सीरीज में है, 4 ओम और 5 ओम दोनों सीरीज में है। मेमोरी टूल SIS सीरीज में करंट सेम, तो जो यहां से करंट निकलता है वही यहां से करंट निकलता है। और हमें पूछा हुआ इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 4 ओम के क्रॉस, तो 4 ओम के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए लो ओम्स लॉ, 4 अक्रॉस के रेजिस्टेंस इनटू करंट। अच्छा, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, कितना बेटे 4 ले लेंगे, रेजिस्टेंस 4 है, और करंट कितना है 0.35457। अगर ज्यादा एक्यूरेसी से देखे तो जैसे मैंने इस चीज को 4 से मल्टीप्लाई करा, तो लेट मी टेल यू आंसर आया 1.418। सर एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो भाई, कौन बच्चा बोल रहा है? सर 2.482 के नीचे 17 ही है ना, यस यस, 7 की जगह। ठीक हो गया, ये 1 छूट गया बीच में, मेरे को किसी बच्चे ने बुला लिया था ना। ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो बेटे। जब इसको हमने लिया 2.482 डिवाइडेड बाय 17, तो बेटे ये बन गया हमारा, गलत हो गया थोड़ा सा, 2.482 पॉइंट, ये कट के आ गया था, इसकी जगह बनेगा 1 पॉइंट नहीं 0.146, इतना आता है बेटे। तो इसको जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओम्स लॉ को दोबारा लगाते हैं, V = 4 इंटू 0.146, ठीक है बेटे। तो जैसे मेरे को इसको 4 से मल्टीप्लाई करा, तो इसका आंसर बना 0.584 वोल्ट। तो ये बच्चे भी हमारा नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसने सारी क्लास को हराया, और मेरे को लगता है इसका मेन कारण ये होगा, आपको ये करंट डिवाइडिंग सर्किट का फार्मूला नहीं आता, ऐसा लगता है मेरे को। जो मेरा 30 साल का तजर्बा कहता है कि आपको ये पैरेलल में करंट डिवीजन का फार्मूला नहीं आता होगा, अच्छे से अच्छे बच्चे को। तो जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया, प्लीज रेज योर राइट, प्लीज रेज योर राइट हैंड। ओके, बहुत अच्छे। अब पीरियड तो हमारा वाइंड अप हो गया। जिन बच्चों को, मेरे को आखिरी में एक फीडबैक चाहिए, इसको भी मैं मेमोरी में स्टोर कर देता हूँ, आप यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो रहा है, वैसे निकाल भी देता हूँ, एक बार देख लो। जिन बच्चों को आज का लेक्चर अच्छे से भी, हाँ भाई बड़ी नॉलेज में इंप्रूवमेंट हुई है, वो एक बार ऐसे वेव करके दिखा, ताकि मेरे को वेरी गुड बस यही चाहिए। और सबसे ज्यादा थैंकफुल उन टीचर्स का जिन्होंने आपका बेस बनाया, और जो प्रेजेंटली डिसिप्लिन मेंटेन करे हुए हैं। सो गुड।